हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखा होगा। और बीच बीच में मैं आप लोगों की मदद तो करते ही रहा हूँ। और भाषा जो शिक्षण है, जिसको हम हिंदी पेडागोजी कहते हैं, उसकी 6वीं यूनिट और 7वीं यूनिट, ये 2 यूनिट रह गई हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक पूरी यूनिट नहीं देखी हैं, तो प्ले स्टोर में आप लोग हिंदी शिक्षण करके बनाया हुआ है मैंने। आप लोग वहाँ जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। प्ले स्टोर में सारे वीडियोस रखे हुए हैं। और व्याकरण के भी बहुत सारे एमसीक्यूज करा रखे हैं, आप हिंदी एमसीक्यूज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 6, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। भाषा कौशल का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी छात्र के लिए भाषा कौशल की क्या आवश्यकता होती है। तो भाषा कौशल के लिए आप लोगों को LSRW इस सीक्वेंस को याद रखना है। यहाँ ये सीक्वेंस खूब पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन सा भाषा कौशल होगा, फिर लास्ट वाला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सही एक क्रम होता है, ऐसा बोला गया है। तो इस भाषा क्रम को लेकर ही कुछ क्वेश्चन है और उसके बारे में भी और भी मैं चीज़ें आपको बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले तो भाषा का परिचय करा देता हूँ, भाषा कौशल का। तो भाषा कौशल भाषा की शिक्षा, अर्थ ग्रहण व अभिव्यक्ति के लिए दी जाती हैं। भाषा कौशल किसके लिए आती हैं? तो भाषा की शिक्षा देने के लिए, भाषा से अर्थ ग्रहण की प्राप्ति और अभिव्यक्ति के लिए भी दी जाती हैं। ठीक है। अगला है, भाषा कौशल अभिव्यक्ति का एक बहुत ही अच्छा साधन है, मुख्य साधन है। अगर आप अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपको भाषा कौशल की आवश्यकताएं पड़ती हैं। भाषा कौशल में ये देखो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने का कौशल सम्मिलित है, जिसको LSRW कहते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW, ये सीक्वेंस याद रखिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर वो पूछेगा कि पहला कौशल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, आपको सब बनेगा। ठीक है। तो ये है वो भाषा कौशल, समझ गए आप लोग। LSRW। अगले बिंदु तक चलते हैं। किसी व्यक्ति के संप्रेषण की क्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। बहुत अच्छी बात लिखी है कि किसी व्यक्ति के संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन या बोलचाल या आपसी वार्ता में अगर उसके भाषा कौशल में बहुत अच्छी दक्षता है तो उस व्यक्ति का संप्रेषण सुकुशल होगा, अच्छा होगा। भाषा की प्रभावशीलता का संबंध उसकी बोधगम्यता से संबंधित होता है। बोधगम्यता का मतलब होता है किसी चीज को जान लेना, समझ लेना या उसकी गहराई को जानना, उसके बारे में समझना, उसको कहते हैं बोधगम्यता। बोध मतलब होता है पता होना, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर लिखा है एक बहुत ही अच्छा शब्द, बोधगम्यता। ठीक है बंधु। अगला प्रश्न देखिए, भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। चारों क्रियाओं की प्रयोग मतलब कौन कौन से? तो चारों क्रियाओं में होगा LSRW, ये चारों क्रिया होगी। कौन कौन सी हुई? LSRW, ये चारों होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। इन चारों में हमें प्रवीण होना, प्रवीण मतलब समझते हो, पूरी तरह से पारंगत हो जाना या दक्ष हो जाना। दक्षता यदि प्राप्त करना है या दक्षता प्राप्त हो जाती तो यही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा कहने का आशय।
यह चारों कौशल एक दूसरे में अंततः संबंध या अंत संबंधित होते हैं। अंतः संबंध का मतलब होता है बीच में, इन सबके बीच में एक बॉन्ड बना होता है, इन सबके बीच में एक विशेष तरह से यूँ कह सकते हैं कि एक संयोगी रूप होता है, किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर किसी एक में बाधा है तो किसी अगले वाले में या जो अगला कौशल होगा उसमें भी कहीं न कहीं अवरोध या बाधा उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्वांगीण विकास में सब कुछ आता है, उसके शारीरिक कौशल, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, ज्ञानबोध, ये सब कुछ होता है। अब हमारे हिंदी पेडागॉजी में, हिंदी शिक्षण में भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें अच्छा इनको ना 2-2 के पैरे में भी रखा जाता है कि दोनों की प्रवृत्ति जब एक जैसी रहेगी, बोले नाम तो 4 है पर दोनों की क्रियाविधि को देखा जाता है और दोनों की क्रियाविधि को एक साथ रखा जाता है, तो ऐसे करके 2-2 के जोड़े में भी पूछता है वो। पहला कौशल है श्रवण कौशल, जिसको सुनकर अर्थ ग्रहण किया जाता है। अगला है वाचन कौशल, मतलब बोलना, स्पीकिंग। पठन कौशल मतलब पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। और लेखन कौशल, इसमें क्वेश्चन आता है कि अभिव्यक्ति वाला कौन से होते हैं इनमें चारों में से, और ज्ञानबोध वाले कौन से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। चलो यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट बना दी है, उसमें सब कुछ है ये। आइए देखते हैं इसको, फ्लो चार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। श्रवण या सुनना, एल मतलब लिसनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। भाषण मतलब बोलना और स्पीकिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाषण मतलब बोलना और एल मतलब सुनना। अभी यहीं तक ध्यान देना है, नीचे वाले पर मत ध्यान मत देना। पाठन या पठन मतलब रीडिंग, लेखन राइटिंग, ये सब भाषा ज्ञान के लिए जरूरी होते हैं। अब श्रवण और पाठन मतलब पहला और ये तीसरा, ये दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है, जिसको कहते हैं श्रुत्वार्थ ग्रहणम, मतलब सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं श्रवण में। और ये दोनों कौन कौन, श्रवण और पाठन, ये दोनों अवबोध या ज्ञान के आधार होते हैं। समझ में आया कौन सा बोला मैंने? एल और आर, एल और आर जो है ये दोनों ज्ञान के या अवबोध के आधार होते हैं, जबकि स्पीकिंग मतलब बोलना और राइटिंग, ये दोनों मौखिक अभिव्यक्ति या दोनों अभिव्यक्ति के आधार होते हैं। अभिव्यक्ति, मौखिक नहीं, दोनों अभिव्यक्ति के आधार होते हैं। तो याद रखिए 2 और 4 मतलब दोनों सम जो है वो अभिव्यक्ति के लिए होते हैं, और जो दोनों विषम संख्याओं पर हैं, पहला और तीसरा, पहला मतलब कौन सा, श्रवण, और तीसरा मतलब पाठन, ये दोनों ज्ञानबोध या अवबोध के होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि चारों कौशलों में से कौन से 2 कौशल या इनमें से कौन से कौशल अवबोध या ज्ञान के आधार होते हैं, आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आएगा कि इन चारों कौशलों में से कौन से 2 होते हैं जो अभिव्यक्ति के आधार होते हैं। तो अभिव्यक्ति के आधार है दूसरा और चौथा, मतलब भाषण और लेखन, या बोलना और लिखना, या स्पीकिंग या राइटिंग। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा आधार, ये यहाँ से बहुत काम की चीज़ है, खूब क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। चलो अगला देखिए, दोनों का उद्देश्य ज्ञान ग्रहण करना है। किसका किसका, अब भी मैंने बताया, एक और तीसरे का, मतलब श्रवण और किसका, फिर से बोल दे रहा हूं मैं, देखिए श्रवण और पाठन दोनों का उद्देश्य क्या है बेटा, तो ज्ञान ग्रहण करना है। श्रवण कौशल जो होता है वो ध्वनि से जुड़ा है। श्रवण कौशल किससे जुड़ा है बेटा, ध्वनि विज्ञान से, ठीक है। और यहां देखिए इन दोनों का उद्देश्य किसका, दूसरा और चौथा, मतलब सुनना और लिखना, दोनों का उद्देश्य अभिव्यक्ति है। और जो पठन लेखन कौशल लिपि जो है,
ये लिपि विज्ञान से जुड़ा है, ध्यान रखिए। श्रवण और भाषण कौशल, श्रवण मतलब सुनना और बोलना, ये दोनों कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़े हैं। पढ़ना और लिखना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पढ़ना और लिखना दोनों लिपि विज्ञान से जुड़े हैं, इस बात पर ध्यान देना भैया। तो ये थी चारों की बातें, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखना, बन जाएंगे। अब श्रवण कौशल, श्रवण का अर्थ है सुनना, अतः श्रवण कौशल का संबंध कान से है, कर्ण से है। परिभाषा, ध्वनियों या उच्चारणों को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता या क्षमता श्रवण कौशल कहलाती है। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशल के आधार होते हैं, इसलिए उनको आधार भी प्रदान करते हैं। यदि किसी छात्र ने सुनने में दिक्कत हो रही है तो वो कहीं ना कहीं सुन अगर नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं बोलेगा भी नहीं ठीक से, और अगर सुनना भी नहीं हो रहा है, बोलना भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो पढ़ना और लिखना भी उसको अच्छे से नहीं आएगा। बाधाएं होती हैं। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद की ज्ञान आदि का ज्ञान सुनकर ही तो प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसका जो भाषिक कौशल होता है वो फिर अवरुद्ध हो जाता है अगर कर्ण में या कान में किसी प्रकार की अवरोध या बाधा है तो। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता और इंद्रियों का संयम होना अति आवश्यक है। इसकी बात कर रहे हैं, बच्चे को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, मतलब हमें एकाग्रचित्त होकर, और इंद्रियों का संयोग, जो कि इंद्रियां हमारी कौन सी है, तो हमारी कर्णेंद्रिय, यहाँ कान की बात कर रहे हैं ना। तो श्रवण कौशल में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको देखते हैं। श्रवण कौशल की बाधाएं, श्रवण कौशल में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, तो श्रवण इंद्रियों में दोष, वक्ता द्वारा तीव्र या अस्पष्ट या तेज आवाज या बहुत धीमी आवाज में बोलना, या अटक अटक कर बोलना। अगर कोई वक्ता भी ठीक ठाक नहीं बोल रहा है तो सुनने वाले को भी दिक्कत होगी, या बहुत तीव्र बोल रहा है तो भी दिक्कत होगी, बहुत धीमा बोल रहा है तो भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। श्रोता का ध्यान सुनने के बजाय कहीं और लग जाना, मतलब जो सुनने वाला व्यक्ति है, जो बच्चा है या छात्र है, अगर उसका ध्यान श्रोता की तरफ नहीं है, श्रोता क्या कह रहे हैं, मतलब वक्ता क्या कर रहे हैं, तो उस पर अगर ध्यान नहीं है तो श्रोता को भी दिक्कत हो सकती है, मतलब वहां पर भी दिक्कत रहेगी। अगला देखिए, शोरगुल अधिक होना, मतलब बहुत अधिक नॉइस होना, आवाज खूब होना, है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे अर्थ ग्रहण और सुनने के बीच में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर सकता है। अब है श्रवण कौशल का महत्व। श्रवण कौशल का महत्व, बच्चा जन्म के बाद ही सुनने लगता है, यह ध्वनियां उसे ज्ञान का आधार बनाती हैं। वो धीरे धीरे शब्दों का बोध उसको होने लगता है, और धीरे धीरे सुन सुनकर चीजें बढ़ता है, तो उसी वही ध्वनियां जो होती, जो ध्वनियां उसने बचपन से सुनी होगी, वही उसके ज्ञान का आधार बन जाती है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में भी सहायक होती है। जब वो बड़ा होगा तब की बात कर रहे हैं। अध्ययनशीलता का आधार बनती है श्रवण, और व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती हैं। अगला है, श्रवण कौशल के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले श्रवण कौशल के उद्देश्य में आ जाएगा आप लोगों का, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों को साहित्यिक गतिविधि में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। अगला है, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित होना, धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों, उक्तियों का प्रसंग अनुसार भाव और अर्थ ग्रहण करना। मतलब ये जो अब हम लोग पाठन शिक्षण की बात कर रहे हैं ना, जो कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, उसकी सभी प्रेरणाओं की बातें हो रही हैं। किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो और लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स क्यों नहीं करते हो भाई, कमेंट्स कीजिए। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा। श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों तथा तथ्यों का चयन करने की क्षमता का भी विकास करते हैं। छात्र की मौलिकता में वृद्धि होती है।
छात्र की मौलिकता में वृद्धि होती है, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है, स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव, इन सब का भी बोध होता है, अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास किया जाता है, भावानुभूति करना, भाव अभिव्यक्ति के ढंग को समझना और भावों, विचारों तथा तथ्यों का मूल्यांकन भी करना। देखिए सुनने में कितने सारे महत्व निकल कर आए हैं। अब श्रवण कौशल की कुछ विधियां होती हैं, उसको देखते हैं। तो श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां, सबसे पहले कहानी सुनाना, कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित करना, क्योंकि बच्चों को कहानी, चुटकुले, है ना, ये सुनने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है। और उसी बीच में फिर उनके जो भी श्रवण इंद्रिय है उनकी क्षमताओं का विकास कैसे हुआ है, श्रवण इंद्रिय ठीक है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए बीच बीच में किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ लो कि मैंने कहानी में कौन सा शब्द कहाँ बोला था, किसका नाम क्या है, किसने कौन सा कथन बोला था। तो जो बच्चों को ध्यान होगी, छोटी छोटी कहानियां बनाए, है ना, तो कहानी के किरदारों के नाम पूछ लो, कहानी का उद्देश्य पूछ लो, आपने अगर जो जो बताया वो पूछते जाओ, तो बच्चा फिर सब कुछ अगर उसने ध्यान से सुना होगा तो बता देगा। और अगर मान लीजिए उसकी श्रवण इंद्रियों में किसी प्रकार का दोष है तो फिर वो बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्नोत्तर विधि। कक्षा में शिक्षण के दौरान पाठक या अध्यापक पाठ सामग्री को आधार बनाकर प्रश्न पूछता है। छात्र यदि सही से पाठ को सुनते हैं तभी उत्तर दे पाएंगे, यदि उन्होंने पाठ को सही से नहीं सुना होगा तो उत्तर कैसे देंगे। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला भाषण विधि, प्रायः मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण को ध्यान से सुने मतलब जो भी हम वक्तव्य बोल रहे हैं उसको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने, और कहीं न कहीं जो आपने भाषण में कहा है उसको रिपीट भी करें। कविता सुनना, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को कविताएं सुनाएं और कविताओं का रिपीटेशन भी करवाएं। सस्वर पाठन, शिक्षक का अनुकरण कर वाचन करना, मतलब अगर शिक्षक किसी शब्द को बार बार बोल रहे हैं, कोई कविता या कोई गीत गा रहे हैं, तो आप उसका उच्चारण करवाइए बच्चों को, गीत की आरोह अवरोह को समझाइए, उस पाठन के या कविता के आरोह अवरोह को समझाइए, स्वरों का जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको समझाइए, कहाँ किस शब्द का उच्चारण कैसे किया वो बताइए। शुद्ध लेखन विधि, यह लेखन कौशल विधि है। यह विधि कैसी है बेटा? लेखन कौशल विधि है, किंतु इसके प्रयोग करने से यह पता चलता है कि छात्र ने ध्यान से सुना या नहीं। अगर शुद्ध लेखन विधि की बात करें तो यह विधि लेखन कौशल को जांचने के लिए विधि होती है, पर बच्चा शुद्ध लेखन कैसे करेगा? शुद्ध लेख जिसको कहते हैं, कैसे करेगा? जब ध्यान से सुनेगा तब तो करेगा ना। ध्वनि अगली जो विधि है वो है ध्वनि साम्य विधि। कौन सी विधि है बेटा? ध्वनि साम्य विधि। इसमें समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है, और ये टॉपिक आता है शब्द युग्म में। जैसे मान लीजिए ध्वनि साम्य विधि मतलब होता है कुछ अक्षर या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए योग्य से होते हैं पर उनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कुल और मैंने लिखा कूल, तो इस कुल का मतलब तो होता है समस्त या वंश या किनारा, सॉरी इसका होता है समस्त या वंश, और इस कूल का मतलब होता है किनारा। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कि किसका अर्थ क्या निकल रहा है। समझ गए आप लोग? अगले यहां देखिए इस वाले बिंदु से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर रहते हैं। वो रहते हैं लिखा हुआ है बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर और अनुतान पर, और ये सभी, तो ये सभी होता है भैया। हिंदी में मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर रहते हैं, बोलने पर भी, बोलने के सुर पर भी, और अनुतान। अनुतान का मतलब होता है स्वरों का उतार चढ़ाव या स्वर लहरी में आने वाले उतार चढ़ाव को। मोहन पिटारा विधि पिटारी विधि का नामकरण मदन मोहन मालवीय के नाम पर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, याद रखिए ये क्वेश्चन आता है कि मोहन पिटारी विधि किसके नाम पर है, तो मदन मोहन मालवीय के नाम पर। प्रवचन विधि, इसमें पर्यायवाची
शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक और मैंने प्रश्न लिखने का प्रयास किया है यहाँ पर कि 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षा कक्षा में सदैव वो बच्चे हैं, वो बच्चों को कविता पाठ व कहानी का सस्वर पाठन करवाती है। वह मतलब एक शिक्षिका है, लड़की होगी, वो जिसका नाम वहाँ गड़बड़ कर दिया। कविता पाठ व कहानी का सस्वर पाठन कराती है, तो वह छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के अवसर दे रही हैं, छात्रों में व्याप्त संकोच दूर कर रही हैं, छात्रों को कोई उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन कराना चाहती है, और ये सभी। तो भैया सस्वर पाठन कराने में यही सारी बातें हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना। शुद्ध उच्चारण का अवसर दे रही है, संकोच दूर हो जाएगा बच्चों का, और छात्रों को उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन करवाना चाहती है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में देख लीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावशाली या प्रभावी बनाने में सहायक कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता विधि, ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ए और बी दोनों। अवसरानुकूलता का मतलब था बच्चों को अवसर भी दे बोलने का। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में सही क्या है? तो बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। भाषा अर्जन क्या है? तो सहज होता है, पारिवारिक होता है, कठिन होता है, विद्यालय में होता है। तो भैया भाषा अर्जन जो होता है वो सहज होता है। भाषा अर्जन वाले टॉपिक में पढ़ा है हमने। बच्चों की समाज के साथ साथ संपर्क का ही परिणाम है, किसका विचार है? वाइगोत्स्की का। बच्चे की समाज के साथ साथ संपर्क का ही परिणाम है, किसका कथन है? वाइगोत्स्की का। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषा के नियमों को स्वाभाविक रूप से रट लेते हैं या सीख लेते हैं। अब है श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रवण दृश्यक सहायक सामग्रियां। तो हम इसको कल पढ़ेंगे, अभी आज के लिए इतना ही। इसके आगे आज बहुत पढ़ा दिया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो चुकी हैं। कल हम जो है दृश्य कौशल वगैरह पढ़ेंगे, श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रवण सामग्रियां भी देख लेंगे, और ये अगले टॉपिक के पास आ जाएंगे। मतलब थोड़ा सा पढ़ाई देते हैं तो ये हमारा वाचन वाला कंप्लीट हो जाएगा। वाचन पे आ जाएंगे फिर, है ना। चलो, श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रवण दृश्य सामग्रियां। विषय का रुचिकर होना, वक्ता की संप्रेषण शैली कैसी है, वक्ता के प्रति श्रद्धा मतलब बच्चे कैसे सोचते हैं बोलने वाले के प्रति, और तकनीकी साधनों का प्रयोग। तकनीकी साधनों में क्या क्या हो जाएगा बेटे? जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, ग्रामोफोन, वीडियो, कंप्यूटर, ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री में आ जाएगा। जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक, लिंग्वाफोन, और ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री में आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ों का प्रयोग हम बच्चे के श्रवण कौशल को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। एक परिभाषा दी हुई है डिसेंट के अनुसार, श्रवण कौशल तब घटित होता है जब छात्र यह व्यवस्थित करते हैं और याद करते हैं कि क्या सुना गया है। ऐसे साधन जिन्हें सुनकर छात्र पाठन विषय वस्तु को सरलता एवं शीघ्रता से समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्रव्य साधन। क्या कहते हैं उसे? श्रव्य साधन। दृश्य साधन नहीं कहेंगे, रेडियो नहीं कहेंगे, ये सभी नहीं है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग अगली वाली क्लास में वाचन कौशल क्या होता है। और आज आप लोगों का श्रवण कौशल कंप्लीट हो गया, चारों कौशलों के बारे में समझा दिया। श्रवण कौशल या कौशल विकास क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से प्राप्त हो जाया करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।